बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 38 को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली थर्मल फ़िज़िक्स का पार्ट नंबर 3 है। दो पार्ट्स हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 36 एंड लेक्चर नंबर 37। तो आज इस पोर्शन का या फ़िज़िक्स की इस ब्रांच का थर्मल फ़िज़िक्स का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, या इस लेक्चर के अंदर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है, वो कहता है कि पिछले लेक्चर्स में हम ये चीज़ देख चुके हैं। इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमारी जो असल जो कंसंट्रेशन थी, हमारा जो असल फोकस था, वो किस चीज़ पर था? वो सिर्फ इस बात पर था कि हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और किस किस्म की एनर्जी है? एक ऐसी जो है वो एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से फ्लो करती है टुवर्ड्स अ कूलर बॉडी। ठीक है, कि यानी कि हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड। ठीक है, कि ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो बहती है। ठीक है, लेकिन हमने इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था कि जो हमारे पास जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, यानी कि हमने उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज जो है वो हम हीट के बेसिकली या मैटर के बेसिक, आप ये कह सकते हैं कि मैटर के माइक्रोस्कोपिक व्यू को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आई मेड नो मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने इन बातों को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हमने सिंपल ये पढ़ा था कि जो हमारी हीट एनर्जी है वो बेसिकली एनर्जी की एक शक्ल है जो कि हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास जो है लेट्स सपोज कोई एक मैटर है, तो उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होंगी, माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है उसको भी हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे जो है ना दो एक आपको डायग्राम्स जो है वो दी गई हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जो हमारे पास गैस है, ये कूल्ड गैस, ठंडी गैस है हमारे पास, और ये उसके अंदर एटम्स और उसके मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं। और दो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ इतना सा छोटा सा एरो लगाया हुआ है, और एक कहीं जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ बड़ा सारा एरो लगाया हुआ है। इन दोनों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाई स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है या मूव कर रहा है, फास्ट मूविंग। ठीक है, जबकि इसका मतलब है लो स्पीड या स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सिंपली जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है वो अब इसका दिखाया जा रहा है कि जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर इर्ताश यानी कि वाइब्रेशंस जो है वो पैदा होंगी। जैसे हुद भोयो साहब कहते हैं ना, इर्ताश पैदा होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वाइब्रेशंस जो है वो पैदा होंगी, यानी कि ये स्पीड के साथ जो है वो वाइब्रेट करेंगे, आपस में टकराते जो है वो फिरेंगे। ठीक है, तो ये जिसके साथ एरोहेड ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं, फास्ट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं या हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। जबकि जिनका एरोहेड जो है वो छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये लो स्पीड के साथ या स्लोली जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच को जिसके अंदर हम बेसिकली पढ़ते ही ये चीज़ है कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका, मैटर का, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि दो तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं, कुछ होती हैं माइक्रोस्कोपिक और कुछ होती हैं मैक्रो। कुछ माइक्रो होती हैं और कुछ मैक्रो। अब यहाँ पे इन्होंने ना एक वर्ड गलत इस्तेमाल किया हुआ है, ये यहाँ पे लफ्ज़ बेसिकली माइक्रो आना था, इन्होंने मैक्रो लिखा हुआ है। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, हालांकि ये बड़ा नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के अंदर हमने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि हमारा जो असल जो अंडरस्टैंडिंग का मरकज़ होगा, या हमने जो असल जिन चीज़ों को समझना होगा वो होगा मैटर्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, कि मैटर जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके अंदर किस किस्म के पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, इवन जो है वो मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद जो है वो एटम्स, फिर उसके बाद जो है वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। ठीक है,
तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसका असल मकसद क्या है। इट्स गोल इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना, ठीक है, एंड कैलकुलेशन ऑफ ये भी माइक्रोस्कोपिक है, ये सारा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हमने जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से लेकर जो है वो उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उन सारी बातों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर इज एवरेज एनर्जी रिलेटेड टू स्पीड ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि जो टेम्परेचर है वो बेसिकली उसी जो भी हमारे पास जो है वो मैटर मौजूद होगा उसके जो एटम्स हैं उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो है हमारे पास मैटर। और ये आपको बता दूं ये आपका बेसिकली डिफरेंस है टेम्परेचर और हीट के दरमियान, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, मुझे जो है ना आप लोगों ने ग्रुप में याद करवाना है, मैं आपको ना इसके नोट्स सेंड करूंगा कि एक्चुअली इसका डिफरेंस जो है वो क्या है। टेम्परेचर बेसिकली क्या है, इज़ द एवरेज एनर्जी रिलेटेड टू स्पीड ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनकी एवरेज स्पीड क्या है, ये कहलाता है टेम्परेचर, ठीक है। ये तो सिंपल वन लाइन डेफिनेशन है, मैं आपको कुछ डिटेल सेंड कर दूंगा। जबकि हीट क्या है, हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ये डिफरेंस समझ लें। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इस वेसल के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी या इन एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो कहलाएगा टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। लेकिन अगर इसके साथ ही एक बॉडी में और रख दूं और फिर मैं ये देखूं कि कितनी जो है वो यहाँ पे एनर्जी यहाँ से यहाँ को ट्रांसफ़र हो रही है, वो बेसिकली क्या कहलाएगी, वो हीट कहलाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी आपने फ़र्ज़ कर लेना है कुछ चीज़ें। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इमेजिन अ गैस सो डाइल्यूट दैट एटम्स रेयरली कोलाइड्स विद ईच अदर। यहाँ पे एक लफ्ज़ आया डाइल्यूट, आप लोगों ने अगर याद हो तो छोटी क्लासेस में 9th के चैप्टर नंबर 6 के अंदर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट ज़्यादा हो जबकि सोल्यूट क्या हो, कम हो। मिसाल देता हूँ कि लेट्स सपोज एक बंद डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है ना वो थोड़ा सा नमक डाल दिए और बाकी सारा जो है ये पानी डाल दिया, तो ये सॉल्वेंट होगा पानी, और जो हमारे पास सॉल्यूट है वो क्या है, नमक है। तो अब यहाँ पे नमक कम है और पानी ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे भी यानी कि कंडेंस नहीं है। दूसरे बेसिकली कंसनट्रेटेड भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसमें यहाँ तक जो है वो मैं सारा नमक का भर लूँ और इसमें थोड़ा सा जो है ये मैं पानी डाल दूँ, तो अब ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक डाइल्यूट गैस है, यानी कि इस सेंस में अगर आप लें तो डाइल्यूट का मतलब ये है कि एक ऐसी गैस है जिसके जो एटम्स हैं वो बहुत कम आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोलिजन जो है, उनका आपस में टकराव जो है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, और ऐसी गैसेस को बेसिकली हम आइडियल गैस का नाम देते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमने इसको जो है वो एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले आपको जो है वो एक सवाल पूछ रहा है, वाई द प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ गैस कन्फाइंड टू अ बॉक्स, ठीक है, कि लेट्स सपोज एक गैस एक बॉक्स के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, एक वेसल के अंदर जो है वो बंद की गई है। तो कहता है जनाब कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है टेम्परेचर के। मैं इसकी मिसाल जो है, इसकी वजाहत आपको कुछ डायग्राम की मदद से कर दूं तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चेक करें जी, ये ज़रा लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास बच्चे, ये हमारे पास एक बंद फ्लास्क है, ठीक है, इसको मैंने लेट्स सपोज ऊपर जो है ना कवर कर दिया किसी चीज़ के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है वो गैस मौजूद है। जब मैं इसको गर्म करूँगा तो होगा ये बेसिकली कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके गैस के मॉलिक्यूल जो ऊपर जाके टकरा रहे हैं उनकी शिद्दत में भी तो इजाफा आएगा कि नहीं आएगा। जब शिद्दत में इजाफा आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि बेसिकली चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, इस वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसने पूछा वाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर अ गैस कन्फाइंड टू अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर जो बंद गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से
उसका जो प्रेशर है वो क्यों बढ़ता है। तो आगे वैसे जवाब भी दे रहा है, इंक्रीज द टेम्परेचर टी मेक अ गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। ठीक है ना, अभी मैंने यही बताया कि फास्ट मूव करेंगे, इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी उतनी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उसकी जब मोशन बढ़ेगी, मोशन तेज़ होगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। और जब ये दीवारों के साथ टकराएंगे तो ज़्यादा शिद्दत के साथ टकराएंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे, दस गिविंग एन इंक्रीज इन प्रेशर। तो जिसकी वजह से जो है ये प्रेशर में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया कि P यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसका रिलेशन देखना चाहें अगर हम टेम्परेचर के साथ, तो कांस्टेंट प्रेशर पर, ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, ये बंद वेसल, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपने सिर्फ एक ढक्कन रखा हुआ है, इसके ऊपर और आपने जो है वो वेट नहीं डालना। ठीक है, प्रेशर जो है वो एक कांस्टेंट है। लेट्स सपोज आप कह लें कि एक जो है वो आपने वजन रखा भी है, तो लेट्स सपोज वो 0.5 kg का है। अब इसके बाद आपने इसका जो है वो ऊपर से वेट नहीं बढ़ाना, तो अब इसके अंदर जो गैस मौजूद है, जब आप उसको गर्म करोगे तो गर्म करने से होगा ये कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा शिद्दत से इसके दीवारों के साथ टकराएंगे। तो अब इसकी दीवारों को तो फाड़ के बाहर जा नहीं सकते, तो यहाँ पे ये एक ढक्कन जो है ये मौजूद है। इस ढक्कन को बेसिकली ये ऊपर की तरफ जो है वो प्रेशर लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। और आप ये घरों में देख सकते हैं, जब पानी उबल रहा होता है तो बर्तन के ऊपर जो ढक्कन रखा होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। उसकी वाइब्रेशन बेसिकली बता रही है कि नीचे से जो है वो शदीद प्रेशर लग रहा है, और जिसकी वजह से जब ये ढक्कन उठ रहा है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जो है वो आ गया। सो एज द एयर, अब अच्छा इसकी मिसाल एक इस तरह से भी दी हुई है कि अगर आप जो है वो एक बैलून लें, ठीक है, बैलून के अंदर जो है वो एक गैस भरें और उस गैस को गर्म करने की कोशिश करें। जैसे ही आप गैस को गर्म करेंगे तो बेसिकली उस बैलून को बाहर की तरफ जो है वो फैलाना शुरू कर देगी, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा शिद्दत से उसकी दीवारों के साथ जो है वो टकराएंगे। जब ज़्यादा शिद्दत के साथ उसकी दीवारों के साथ टकराएंगे तो बाहर की तरफ जो है वो एक प्रेशर लगेगा। जब बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा तो उस प्रेशर के नतीजे में होगा ये इस तरह से, बल्कि मैं अंदर से अगर बाहर की तरफ लगा दूं, होगा ये कि ये जो बैलून है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, ये बैलून थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो थोड़ा सा वॉल्यूम है वो बढ़ जाना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और केस दे रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास किसी ऐसे टेम्परेचर पे जाके कि जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाए, वॉल्यूम जो है वो गैस का ज़ीरो हो जाए। जी हाँ, इसको ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी भी आइडियल गैस को, कहा जाता है कि अगर आप किसी आइडियल गैस को 0 डिग्री केल्विन पर जो है वो ले जाएं, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री केल्विन कर दिया जाए, तो उस आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? बिकॉज द एटम्स वुड नॉट बी मूविंग। वजह यह है कि क्योंकि उसके एटम्स जो है वो मूव नहीं कर रहे होंगे। ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो गया जी। उसके बाद हमने जो है वो एक और चीज़ देखते हैं जी, प्रेशर रिलेटेड टू आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर का जो बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स है उसके लिहाज से क्या रिलेशन है आप यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले बच्चे आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आप लोगों ने मुझे ग्रुप में लाजमी बच्चों याद करवा दीजिएगा। मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा अगर मैं भूल जाऊँ, वरना मैं इंशाल्लाह कोशिश करके फ़ौरन जो है वो खुद ही सेंड कर दूंगा कि आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि हमारे पास F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है, लेकिन इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है। आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके इक्वल होती है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वो इक्वल होगा उस पर लगने वाली फोर्स के। ठीक है, तो ये बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, जो कि F इज इक्वल टू ma, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो यहाँ पे दी हुई है। हेयर डेल्टा P क्या है? इज टू अंडरस्टूड एज द मोमेंटम डिस्ट्रॉयड इन टाइम डेल्टा T। यहाँ पे यानी कि डेल्टा P जो है वो क्या है? वो बेसिकली मोमेंटम है। ठीक है, तो
अब हमने इस फैक्टर को इस्तेमाल करना है और उसके बाद इसको इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें जो है वो आगे हम फाइंड करेंगे, यानी कि एक आइडियल गैस का हमने मोमेंटम जो है वो फाइंड करना है। यूजिंग दिस वी कैन डू अ लिटिल कैलकुलेशन टू फाइंड द प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस या इन एन आइडियल गैस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें ज़रा समझ लें। सपोज देयर आर n एटम्स इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर जो गैस रखी हुई है उसके हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन एटम इन x डायरेक्शन इज़ vx, यानी कि x एक्सिस के अलोंग। अब ये एक वॉल्यूम है तो डेफिनेटली उसकी 3 साइड्स होंगी। ठीक है, 3 साइड्स होंगी, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अच्छा, इस चीज़ को बच्चे मैं आप लोगों को वैसे ना समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आए। हम ये अक्सर कहते हैं कि ये जो 3 डायमेंशनल सिस्टम है ये आपस में 90 डिग्री है, इसका 90 डिग्री बन रहा है, इसका भी 90 डिग्री बन रहा है, इसका भी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि ये कैसे 90 डिग्री है। चलो इन दोनों का तो समझ आ रहा है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है। ये जो थर्ड वाला है इसका आपस में 90 डिग्री कैसे बन रहा है, तो मैं आपको बच्चे बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा जी, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। बताएं ज़रा ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मैं कह रहा हूँ जो z एक्सिस है वो दरअसल इस तरह से है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये कैमरे की तरफ नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे बताएं इसका और इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। इसका और इसका आपस में 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसका और इसका भी आपस में बन रहा है। तो ये बेसिकली 3 डायमेंशनल केस है। मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ जी, ये इस तरह से। ठीक है, ये जिधर मर्जी आप घुमा लें, ये तीनों जो है वो 3 डायमेंशनल केस बना रहे हैं। ये आपस में, ये आपस में और ये आपस में, तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो x डायरेक्शन के अलोंग जो है वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो vx होगी। अच्छा, बाय सिमेट्री हाफ आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस एंड हाफ आर मूविंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, कि कुछ जो है वो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग एटम जो है वो जा रहे होंगे, कुछ इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है -x जो है वो उधर जा रहे होंगे। इसी तरह कुछ y के अलोंग और कुछ नेगेटिव y के अलोंग डाउनवर्ड। ठीक है, y डैश भी जिसे कहा जाता है, इसको आप x डैश कह लें। ठीक है, और इसी तरह ये z है तो कुछ इस z की बैक साइड पे, यानी कि जैसे ये मैंने ऊपर की तरफ बनाया था ना, ये देखें जी, ये हमारे पास अगर z है तो जो z डैश होगा वो इससे नीचे की तरह होगा, नीचे की तरफ जो है वो जा रहा होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे z डैश के अलोंग भी हमारे पास जो है वो मूव कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बच्चों आप लोगों ने याद रख लेनी है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट हिट्स द वॉल, उनकी तादाद कितनी है। उनकी तादाद है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ओवर v। यहाँ पे v वॉल्यूम है, vx जो है वो उनकी एवरेज स्पीड होगी अलोंग x एक्सिस, और डेल्टा t जिस टाइम में जो है वो स्ट्राइक करेंगे, और a जो है वो एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशंस जो है मैं आपको ऑलरेडी मैंने लिख के रखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया जी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, इसलिए मैंने इसकी अलग से कैलकुलेशंस की हैं, तो आप ज़रा देखिएगा। लेट्स सपोज सबसे पहले तो आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट हिट द वॉल इन टाइम डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू n/2 1/v vx डेल्टा टी इंटू ए। ठीक हो गया, उसके बाद आपने देखना है जी टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा। ये मैंने खुद से फार्मूला लिखा है ताकि आप लोगों को समझा सकूं। चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल एटम्स, यानी कि एक एटम का जो मोमेंटम है वो कितना चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं उसके साथ, तो हमारे पास जो है वो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास उसकी जगह ये क्या आ जाएगा जी, 2mvx। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों की, सर ये मोमेंटम तो हमारे पास होता है mv के इक्वल, ये उल्लू का पट्टा 2 यहाँ पे क्या करने आया। ठीक है ना, और आप लोगों का बहुत अच्छा सवाल है ये, अब इसका जवाब भी ज़रा सुन लीजिएगा। और ये साथ में हमारे पास ये आ गया, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए ना कि जो टाइम डेल्टा टी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हिट करेंगे किसी भी वॉल को, सिलेंडर की वॉल को, उसकी तादाद ये है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास 2mv कहाँ से आया। तो अगर बच्चे आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कुछ जो हमारे पास वो हैं
आइटम्स जो हैं वो दो तरह की जो है वो मोशन कर रहे हैं, एक अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, इसकी मिसाल कुछ इस तरह से लें, जो हूद भोयो साहब ने जो है एग्जांपल दी थी वो उसकी इस तरह से कुछ एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज बच्चे, ये मेरे पास एक इरेजर है, मैं इसको छोड़ता हूँ और इसको छोड़ने के बाद जैसे ये नीचे टकराएगी, टकराने के बाद इसने वापस ऊपर आना है, तो एक इसका मोमेंटम जाने का होगा और एक इसका मोमेंटम वापस आने का होगा, तभी तो टोटल मोमेंटम हुआ है ना। अब 2 के एक जाने का मोमेंटम और एक टकरा के वापस आने का मोमेंटम, तो ये 2 टाइम्स हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो है वो हमने 2mvx जो है वो लगाया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया। तो अब ये आपका टॉपिक, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद सिंपल आगे कैलकुलेशंस हैं, इस 2 को इस 2 के साथ आप कैंसिल कर दें और उसके बाद ये जो v डिवाइड हो रहा है यहाँ पे जो है वो आपने इसको n के नीचे लिख के n/v, बाकी ये mvx और ये vx मल्टीप्लाई होके mvx स्क्वायर हो जाएगा, साथ में ये डेल्टा t वैसे का वैसे और ये a वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ तक जो है वो चेंज इन मोमेंटम आ चुका है, चेंज इन मोमेंटम आ चुका है। अब उसके बाद हमने असल मकसद जो था वो क्या था, हमने फाइंड करना है बच्चे प्रेशर, एंड वी नो दैट प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन वो क्या कहती है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसको बल्कि आप ऐसे कर लें कि जो हमारे पास ये दिया हुआ है ना F/A, तो आप इस F/A को लिख सकते हैं F इंटू 1/A। तो ये इस F की जगह मैंने क्या पुट किया, चेंज इन मोमेंटम। सो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, F की जगह चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय या इंटू 1/एरिया या डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आया ये तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है वो मैंने पुट कर दी है, इंटू ये एरिया वैसे का वैसे 1/A जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कटेंगी, तो यहाँ पे डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, n/v mvx स्क्वायर जो है ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, प्रेशर की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। और अगर ये जो v डिवाइड हो रहा है इसको मैं उठा के इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, pv विच इज इक्वल टू nmvx होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अब फिर एक कन्फ्यूजन कि ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया, ये हमने खुद से जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और 2 के साथ डिवाइड भी किया है ताकि मैं इस फैक्टर को कैनेटिक एनर्जी बना सकूं, क्योंकि हमें पता है कि कैनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये तो जनरल है, अगर ये x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी ले रहे हैं तो mvx स्क्वायर जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है और ये 2 खुद से मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, तो एज ए होल अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो एग्जैक्टली वही फैक्टर है, तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया, तो इस लिहाज से बच्चे ये आपका टॉपिक जो है वो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, 2n इंटू 1/2 mvx स्क्वायर। ठीक हो गया, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि चलें जी वापस आते हैं हम अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस पर कि हीट क्या है जी, हीट एज अ रैंडम एनर्जी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। हीट हमारे पास क्या है जी, रैंडम एनर्जी होती है किसकी, स्मॉल पार्टिकल्स की, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास रैंडम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती है, वो उसकी वैल्यू क्या है 1/2 mvx स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है। इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अकाउंट ऑफ इट्स मोशन इन द x डायरेक्शन। ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर फॉर हायर टेम्परेचर। वो कह रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी अगर टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैंने पहले भी बताई है ये बात, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करें इट्स मीन तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ रही है, सो टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो उसके बाद जो है यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशंस की हैं और उसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चे और याद रखनी है, ये तो हमने सिर्फ x डायरेक्शन के लिए निकाला, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ vx लिखा हुआ है ना, तो vx लिखा हुआ है तो इट्स मीन ये सिर्फ x एक्सिस के लिए है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे x एक्सिस भी है, x डैश भी है, y एक्सिस भी है, y डैश भी है, z एक्सिस भी है और z डैश भी है। तो अब बेसिकली इनकी जो वैल्यू होगी वो सबके लिए सेम होगी, वैल्यू होगी जो वो सबके लिए सेम होगी। जब वैल्यू सबके लिए सेम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो स्क्वायर है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जो वही y एक्सिस के अलॉन्ग होगा और वही z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। सो जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी और या टोटल एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, x एक्सिस के अलॉन्ग है जो उसका
सम होगा जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसके सम के साथ, यानी कि उसमें आप ऐड कर देंगे, प्लस जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है उसमें आप ऐड कर देंगे। तो ये जब तीनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन ही चेंज है ना, कि एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अब मैग्नीट्यूड वाइज ये सब जो है वो आपस में बराबर है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद ये सिंप्लीफाई करके आप जो है वो आंसर निकाल सकते हैं जी। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जनाब हीट किस चीज़ को जो है वो पैदा करती है। हीट बेसिकली एक चीज़ पैदा करती है, चेंज पैदा करती है फेज इन मैटर, ठीक है, चेंज ऑफ फेज इन मैटर, यानी कि मैटर का जो फेज है, जो उसकी हालत है, आप स्टेट कह सकते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करती है और एग्जैक्टली वो चेंज कर भी देती है। लेट्स सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, बट अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को हम हीट प्रोवाइड करें, but if water is heated then they can expel and water becomes stream। वो कह रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके दरमियान वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो वीक हो जाती हैं और एट द एंड वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और उस वक्त जो है ये एटम जो है वो दूर दूर होने की वजह से भाप बनकर जो है ये उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। और अगर इस स्टीम को इस भाप को दोबारा से फिर हीट किया जाए, द वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप एंड वाटर बिकम्स सेपरेटेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो मतलब अगर मैं पानी को गर्म करूं तो वो एटम्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि बुखारात बन जाएंगे, और अगर उस बुखारात को या उन बुखारात को यानी कि स्टीम को मैं मज़ीद हीट प्रोवाइड करूं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में सेपरेट हो जाएंगे। अगर मैं इनको मज़ीद हीट करूं, इन गैसेस को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मज़ीद हीट करूं, इफ़ अ गैस एटम्स गेट हॉट इनफ, अगर इनको मज़ीद हीट किया जाए तो क्या होगा, एटम कोलाइड सो वायलेंटली, इतनी शिद्दत के साथ आपस में ये कोलाइड करेंगे दैट दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखिएगा जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और वो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की केमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी लाजमी आपने पढ़ा होगा। जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो है वो ICS किया है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने 9th के पहले चैप्टर में जो है, जो पंजाब बोर्ड से हैं मैं उनके लिए बेसिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाब बोर्ड से मुंसलिक हूँ तो इसलिए मुझे उसका ज़्यादा बेहतर पता है। अच्छा, तो ये आयनाइज हो जाएगा। मैं मिसाल दे देता हूँ, लेट्स सपोज आपके पास जो है वो सोडियम है Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 और 8 10 हो गए। लेकिन इसका जो लास्ट शेल है इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मौजूद था। जब मैंने इसके एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, Na+1 या Na पॉजिटिव जो है वो बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आयनाइज हो गया है। आइंस आ जाना, किसी एटम के ऊपर जब आइन आ जाता है तो इसको आयनाइज्ड कहते हैं, वो बेसिकली आइन बन जाता है, और इस आइन को हम कैट आइन कहते हैं, ठीक है। ऐसा आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन कहलाता है, और ऐसा आइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन जो है वो कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर इस आइंस को मज़ीद हीट किया जाए तो फिर होगा ये कि जनाब मोर हीट, अगर हम इसको मज़ीद हीट जो है वो देंगे, विल ब्रेक अप एटम न्यूक्लियाई इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, के उस एटम को मज़ीद तोड़ा जाए, मज़ीद हीट प्रोवाइड की जाए तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, और एटम की जो मैटर की इस हालत को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, आयनी हालत को बेसिकली हम प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक, उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जी। आगे हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी बातें, और उसके बाद ये आपका लेक्चर तकरीबन जो बेसिक चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम देखेंगे एवेपोरेशन क्या है। एवेपोरेशन क्या है जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब पानी को आप गर्म करते हैं तो होता क्या है कि उसके एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वीक होने की वजह से एटम्स जो है वो दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं और वो बुखारात बनकर ऊपर की तरफ जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इफ़ यू लीव अ वाटर इन अ ग्लास, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो एक आपको मिसाल दे रहा है कि अगर आप जो है वो घर में किसी गिलास के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर पानी भर के रख दें तो आप कुछ देर बाद देखेंगे तो वो पानी गायब हो चुका होगा, ठीक है। तो क्यों गायब हो गया, वो कहाँ चला गया? वाटर मॉलिक्यूल्स विद हाई एनफ काइनेटिक एनर्जी कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम
द वाटर एंड स्केप। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो उस पानी की सरफेस को छोड़ेंगे और बुखारात बन के ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसने सरफेस को जो है वो क्या कर दिया, छोड़ दिया और बुखारात बन के जो है वो उड़ गए हैं। ये पानी अगर 2-3 दिन 4 दिन पड़ा रहेगा तो ये सारा का सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कहाँ गया, एवेपोरेट हो गया बेसिकली। ठीक है, बट हाउ डज अ वाटर मॉलिक्यूल्स गेट इनफ एनर्जी टू स्केप। अब सवाल पैदा होता है ये ऐसी एनर्जी हासिल कहाँ से करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती है। दिस कम्स फ्रॉम द रैंडम इंटरमॉलिक्यूलर कोलाइजन्स। ठीक है, कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडमली कोलाइड करते हैं तो वहाँ से ये एनर्जी आ जाती है। सच एज इलिस्ट्रेटेड बिलो, और इस कोलाइजन को नीचे दिखाया गया। 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड वन स्लो एंड व्हेन, कहाँ गया, अच्छा सॉरी दोबारा से मैं बताता हूँ कि 2 मॉलिक्यूल्स है जब वो आपस में कोलाइड होंगे तो उनमें से एक जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा जबकि दूसरा जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक मॉलिक्यूल था, वो इसके साथ आके टकराया, ये जब पीछे वाला आके इसके साथ टकराएगा तो इसको धक्का दे देगा और ये खुद आगे की तरफ चला गया। देखें ज़रा, इसका एरो जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, और इसका एरो जो है वो कम हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा अगली डायग्राम में, इसका एरो और छोटा हो गया और इसका एरो और बड़ा हो गया, यानी कि ये और ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो आगे मूव करेगा, ये स्लो हो जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ही लें कि अगर आप जो है वो साइकिल पे जा रहे हैं और आपकी साइकिल जो है वो किसी चीज़ के साथ जो है वो टकरा गई है, एक छोटी साइकिल के साथ जो है वो टकरा गई है, तो आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी लेकिन अगली साइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और वो आगे की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह जब एटम्स आपस में टकराते हैं तो जो आगे वाला जिसको हिट किया जा रहा है, जो टारगेटेड एटम होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि वो अपने वाटर की सरफेस को छोड़ के ही बाहर जो है वो बुखारात बन के उड़ जाता है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपको 3 कॉन्सेप्ट जो है वो दिए जा रहे हैं, 3 किस्म की हीट्स का आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एक होती है जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और तीसरी जो है वो स्पेसिफिक हीट का आपको बताया गया। और स्पेसिफिक हीट हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। तो 2 चीज़ें आपने जो है वो समझनी है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये यहाँ पे डायग्राम दी गई है कि लेट्स सपोज आपके पास जो है ना एक बर्फ़ है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। आप इसको गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज होगी, मैं बल्कि इसको खुद से बना देता हूँ जी। देखो बच्चे, लेट्स सपोज आपके पास जो है ये बर्फ़ है सॉलिड फॉर्म में। जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये किधर जाएगी बच्चे, सॉलिड से, यानी कि बर्फ़ से जो है ये आइस है, आइस से किस में जाएगी, ये लिक्विड वाटर के अंदर जो है वो, वाटर बेसिकली लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस लिक्विड को मज़ीद हीट दूँ, इसको मैं अगर मज़ीद हीट दूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, यानी कि ये गैस बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी जी, ये गैस जो है वो बन जाएगी, और ये यहाँ पे अब गैस बन चुकी है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे तो गैस ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर इसको मैं मज़ीद हीट करूँ तो फिर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि तो इसके एटम्स, इसके जो आयंस हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे और इसके प्रोटॉन और प्लस जो है वो न्यूट्रॉन्स जो है वो बन जाएंगे। तो ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास प्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लाज्मा जो है वो बन जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये बेसिकली अब आपको 3 जो है वो बताई गई हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर आप इसको लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन, या शायद एक एग्जैक्ट वर्ड मुझे फ़िलहाल माइंड में नहीं है। ठीक है, उसको वो नाम भी दिया जाता है, फ़िलहाल मेरे माइंड में नहीं है, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज टू मेल्ट सॉलिड्स, हमारे पास एक सॉलिड है। सॉलिड क्या हो सकता है, आइस हो सकती है, वैक्स हो सकती है, आयरन हो सकता है। वैक्स मीन जैसे हमारे पास मोमबत्ती नहीं होती, वही मोम। ठीक है, तो वी मस्ट सप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, LF से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड। अब इसको क्या करना है, यानी कि अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें आप, सिंपल कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि हीट एनर्जी की वो मिकदार कि अगर मैं किसी भी सॉलिड को प्रोवाइड करूं तो वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाए, सॉलिड से चेंज हो जाए लिक्विड में। तो इस हीट को बेसिकली LF का नाम दिया जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं बल्कि इसी के साथ लिख देता हूँ, इसको क्या नाम दिया जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए काम आ रही है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या भाई हमने सॉलिड को गर्म किया और लिक्विड में चेंज हो गया, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दे रहे हैं। और उसके बाद जब हम इसी लिक्विड को जो है वो मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे और ये लिक्विड जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा या वेपर्स में चेंज हो जाएगा, इसको हम जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, आपके नोट से मैं आपको ये सारी बातें समझा देता हूँ कि ये क्या क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बल्कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर मैं सॉलिड को चेंज करना चाह रहा हूँ लिक्विड में, तो जितनी मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो है वो मिकदार हमारे पास Q = mLF जो है वो कहलाएगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो कि इस्तेमाल होगी टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नो टेम्परेचर चेंज अकर्स इन मेल्टिंग। ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पॉइंट ऑफ मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आ जाता है, उसके बाद अगर आप हीट भी प्रोवाइड करते रहें तो बॉडी का या उस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। वजह, क्योंकि अगर मेरे पास एक सॉलिड है, अगर मैं ये बर्फ़ है, ठीक है, इस बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, बेशक मैं इसको हीट प्रोवाइड करता रहूं। कब तक? जब तक ये सारा का सारा सॉलिड जो है वो चेंज होके किसमें, लिक्विड में ना शिफ्ट हो जाए। तो हालांकि मैं इसको, ये मेल्ट तो हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट इसका आ गया, मेल्ट हो रही है, लेकिन ये इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, वो 0 डिग्री का 0 ही रहेगा तब तक जब तक ये कंप्लीटली आइस से लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगी। इसी तरह आगे यहाँ पे भी दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, फिर उसके बाद वो फिर यही बात करेगा, नो टेम्परेचर चेंज अकर्स इन द वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे जो है वो हीट एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ये भी मैं आपको एक रेफरेंस भी बताऊंगा। आप लोगों ने एफएससी में ये क्वेश्चन एक पढ़ा हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था फर्स्ट ईयर की। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब दूसरी देखते हैं जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ लिक्विड में आ गई है, अब उस लिक्विड को मैं मज़ीद गर्म करूँ और उसको स्टीम में चेंज कर दूँ, वेपर्स में चेंज कर दूँ, तो उसको जितनी हीट मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कहलाती है। ठीक है, और इसमें भी आखिरी, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है Q = mLV। LV क्या है जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, M जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इस पॉइंट को ज़रा समझें कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो, सॉरी, टेम्परेचर के बढ़ाने से कह रहा हूँ, हीट को ज़्यादा करने से इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। क्यों? सवाल ज़रा समझिएगा। देखो बच्चे, जब आपने किसी पानी को गर्म किया और उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्लीट हो गया है, अब उसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर सवाल पैदा होता है कि जो हम एनर्जी या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो बच्चे, वो हीट एनर्जी इसको बुखारात में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब आप जितनी भी आप इसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, हाँ, इसके जो वेपर्स बनने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने ये वैसे ना चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने सॉलिड और लिक्विड वाला था ना, वो टॉप चैप्टर केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, जिन्होंने एफएससी किया उनको पता होगा। वहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट पे जाके अगर हम हीट बढ़ाते भी जाएं तो फिर भी जो है वो बॉडी का या उस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं चेंज होता। क्यों? तो बेसिकली वो एनर्जी जितनी भी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसको वेपर्स में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती रहेगी। तो जितनी एनर्जी आप ज़्यादा देंगे उतनी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, हालांकि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये वजह है। ठीक है, उसके बाद बात आती है स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट जो है वो ऑलरेडी आप जो है वो बता चुका हूँ मैं पिछले लेक्चर्स में, नहीं उससे पहले लेक्चर में आई थिंक जो है वो हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 36 के अंदर, कि स्पेसिफिक हीट क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैटर है, वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये पानी है, इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, मैं इसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका जो टेम्परेचर है मैं उसको इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ 1 केल्विन। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पहले इसका टेम्परेचर 25 डिग्री केल्विन था, मैं अब इसका 25 से 26 डिग्री जो है वो डिग्री केल्विन करना चाह रहा हूँ। तो जितनी मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी Q, वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है वो कहलाएगी।
ठीक हो गया। ये सिंपल सा जो है वो इसका फलसफा है, ये डायग्राम में जो है वो इसको दिखाया गया है और उसके बाद ये एक ग्राफ भी जो है वो इसी के मुतालिक बनाया गया है, आप इसको जस्ट देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक इस आपके पूरे लेक्चर का लास्ट टॉपिक वो है एंथैल्पी। अब उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इन्होंने ना थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो चेंज किया हुआ है। मैं पहले आपको पॉइंट नंबर 10 बताऊँगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि ये एंथैल्पी है क्या भला, फिर उसके बाद जो है वो उसकी आगे जो है वो फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके लेक्चर में टॉपिक्स की जो है ना तरतीब वो कुछ और है, जबकि जो आपके नोट्स है ना उसमें लेक्चर्स की तरतीब कुछ और ही है। ठीक है, आपका लेक्चर एंथैल्पी से स्टार्ट होता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और वो यहाँ पे टॉपिक नंबर 10 है। 10 के बाद फिर वो 9 यानी कि एंथैल्पी को कैसे फाइंड करना है फिर वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो है वो एंथैल्पी का इंट्रोडक्शन है, पहला टॉपिक ये है। फिर उसके बाद जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, फिर हीट ऑफ फ्यूजन है, फिर स्पेसिफिक हीट है। तो ये रिवर्स में को मिक्स करके जो है ना वो लेक्चर बनाया हुआ है। तो आपने अब इसी के मुताबिक मैंने इसको तरतीब से जो है वो अब आपको समझा दिए। लेकिन इसमें आपको ये पहला पॉइंट नंबर 10 समझना ज़रूरी है, फिर आप पॉइंट नंबर 9 ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो बेसिकली इन स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ना है जी, एक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है जी, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी को क्या कहते हैं? एंथैल्पी इज़ बेसिकली डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर, और हुद बोयो साहब ने जो इसकी एग्जांपल दी थी, उन्होंने कहा जी आप माचिस की डिब्बी लें और उसके अंदर जो माचिस की तीली हैं, मैच स्टिक्स जो हैं वो बड़ी तरतीब से रखी गई हैं, लेकिन जब आप उनको निकाल के ऐसे फेंकेंगे, या लेट्स सपोज छोड़ें, मैं ये देखें जी, ये कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, ये 2 रेजर्स हैं, 3 बॉल पॉइंट्स हैं, अब ये एक तरतीब से पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इनको फेंकता हूँ अब कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। अगर मैं इसको और बेतरतीबी से फेंकूँ, अब ये देखें, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और एक आपके कैमरे से ही बाहर चला गया, कैमरे की रेंज से। अब ये सारे डिसऑर्डर हैं और इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर हो की बात? A gas with all atoms at rest is considered ordered। ठीक है, कि किस गैस को हम ordered गैस कहते हैं? कि जब उसके तमाम एटम्स जो हैं वो क्या हों, रेस्ट पर हों। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आइडियल गैस के आइडियल केस में पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। While a hot gas having atoms buzzing around in all the direction is more disordered and greater एंट्रोपी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर एक गर्म गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स तो दीवारों के साथ हर तरफ जो है वो टकराते हुए फिर रहे होंगे, लिहाजा उसकी जो डिसऑर्डरनेस है वो ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि उसकी जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। सिमिलरली एज इन अबव एग्जांपल, व्हेन अ गैस एक्सपैंड and occupies greater volume it becomes even more disordered and enthalpy increase। और इसकी मिसाल ऐसे है, देखो जी, एक बंद सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसके साथ एक और बंद सिलेंडर है, ये दोनों इकट्ठे हैं लेकिन दरमियान में एक बैरियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डिसऑर्डरनेस कुछ ना कुछ होगा। जब मैं इसको रेज कर दूंगा, या चलो मैं ना इस तरह से बना लेता हूँ, एक मिनट, कि लेट्स सपोज आपके पास ना ये एक पूरा एक बंद सिलेंडर था, समझ आ गई, और इसके अंदर ना ये मैंने इसके 2 पोर्शन बना दिए। ये लें जी, जब मैंने इसके 2 पोर्शन बनाए और मैंने इस साइड पे सिर्फ गैस को जो है वो छोड़ दिया, ये आपकी एनिमेशन है, ठीक है, आप स्लाइड देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने देखनी हो तो। अब इसके गैस के मॉलिक्यूल जहाँ पे डिसऑर्डर्ड फिर रहे हैं, लेकिन जब मैं इस बैरियर को ख़त्म कर दूंगा, जब मैंने इसका ये वाला बैरियर हटा दिया, तो अब ये सारे के सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो है वो फैल जाएंगे और मज़ीद बिखर जाएंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हम अक्सर लेते हैं जो हमारा बॉल पॉइंट स्टैंड होता है, या अक्सर जो है वो हम ग्लास के अंदर जो है वो रख देते हैं बॉल पॉइंट्स। तो जब काफ़ी सारे बॉल पॉइंट्स हम इस तरह से रख देते हैं तो ये एक तरतीब होती है, कुछ ना कुछ जो है वो इसमें बेशक डिसऑर्डरनेस है लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो फिर भी तरतीब है। लेकिन जब हम उस गिलास को उंडेल देते हैं, या उसमें से, या जो हमारा बॉल पॉइंट स्टैंड होता है उसको जब हम हटा देते हैं और इनको ऐसे फेंक देते हैं, तो अब इनकी ऑर्डरनेस जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये डिसऑर्डर्ड जो है वो हो जाते हैं। तो अब इसकी एंथैल्पी जो है वो बढ़ चुकी है, इसकी एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये बेसिकली एंथैल्पी के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है,
और यही एग्जांपल थी आपकी जो मैस्टिक्स वाली है, वो जब तक डिबिया के अंदर पड़ी है तो जगह थोड़ी है तो डिसऑर्डरनेस कम है, जैसे आप उसको फैलाएंगे उसकी डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ जाएगी। गिलास के अंदर पानी मौजूद है, वो कम फैला हुआ है, लेकिन जब आप उसको उंडेल देंगे वो पूरे फर्श पर जो है वो फैल जाएगा, इंथैल्पी उसकी जो है वो बढ़ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है इंथैल्पी है क्या, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, तो ये पॉइंट नंबर 9 इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जी इंथैल्पी। इंथैल्पी जो है वो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। अब इसको हमने डिस्कस करना है कि ये होता किसके इक्वल है। सबसे पहले आप ये देख लें कि लेट सपोज, यहाँ से हमने जो है वो सपोज करना है, सपोज अ सिस्टम इज़ एट टेम्परेचर टी, एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर जो है वो टी है, एंड अ स्मॉल अमाउंट हीट डी क्यू इज़ एडिड टू इट, हम उस सिस्टम को डी क्यू जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, देन द स्मॉल इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज़ डी एस, जो कि किसके इक्वल होता है कि जो आपने प्रोवाइड की है उसको हीट डिवाइडेड बाय जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जितना जो उसका टेम्परेचर है वो इन दोनों की रेशो के इक्वल होता है। व्हाट इफ़ वी कीप एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ हीट, अगर हम मजीद हीट ऐड करते रहें तो क्या होगा, देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल चेंज बाय फाइनाइट अमाउंट, तो उसकी फाइनाइट एक लिमिट हद तक जो है, एक लिमिट तक जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। क्यों लिमिट तक फाइनाइट क्यों है, क्योंकि आखिर उसने किसी टेम्परेचर पे आके बॉयल होना स्टार्ट हो जाना है, और जब बॉयल होगा उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन उसकी रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है या उसकी वेपराइजेशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास इसको डी एस विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे टेम्परेचर T1 से आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है टोटल टेम्परेचर T2 तक, डी क्यू ओवर टी जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले ये आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचपन से, यानी कि पहले लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं, डी क्यू विच इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी हमारे पास सी वी डी टी के इक्वल होती है, और हमारे पास जो वर्क डन होता है वो पी डी वी के इक्वल होता है, और उसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके ये हमने ऑलरेडी जो है वो निकाला था, एन के बी टी डी वी डिवाइडेड बाई वी इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया, और उसके बाद एंट्रोपी चेंज इज़ डी एस, तो जब हमारे पास ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया है ना, यानी कि डी क्यू ये वैल्यूज़ थी, उसको मैंने जब उसके फार्मूलाज पुट किए तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो दरअसल ये डी क्यू जो है वही इसके इक्वल है। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ जो है वो टी पर डिवाइड कर दूँ, इधर भी टी पर डिवाइड कर दूँ, तो इसके भी हर एक एलिमेंट को जो है वो मैं टी पे डिवाइड करूँगा, तो ये भी टी पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कैंसिल किया हुआ है, मैंने खुद से जो है वो यहाँ पे लिखा है कि टी के साथ जो है, टी यहाँ पे था ना ये वाला टी, जब इसको टी के साथ डिवाइड करूँगा तो ये दोनों टी, ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो फाइनलाइज होके आ गया है। लास्ट में बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो बन सकता है, इसको ज़रा देख लें कि जो हमारी वो कहते हैं जी एंथैल्पी है वो दो फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करती है। एंथैल्पी इंक्रीज इफ़ वी हीट अ गैस, यानी कि अगर हम उसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी, यानी कि इसका मतलब यह है कि इफ़ T2 इज़ ग्रेटर देन T1, यानी कि हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो इसलिए फाइनल टेम्परेचर हमारे पास T2 होगा जो कि ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर T1 से, तब जो है वो हमारे पास एंथैल्पी चेंज होगी। और दूसरा वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो चेंज होगी, और इसकी मिसाल ये रही, पहले ये थोड़ा वॉल्यूम था, जब मैंने इसको बढ़ाया तो इसकी एंथैल्पी जो है वो और बढ़ गई है। ये लास्ट में आप लोगों ने खुद से देख लेना, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है कुछ भी इसमें ना। ठीक है, आप जस्ट इसको रीड आउट कर लीजिएगा और ये आपका लेक्चर हो गया है ख़त्म। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, आपको बच्चे अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो काइंडली कमेंट ज़रूर कर दिया करें, तो इससे जो है ना एक तो हमें मोटिवेशन मिलती है, दूसरा हमें जो है ना वो एक एहसास रहता है, हमें पता चलता रहता है कि रिस्पांस आता रहता है कि बच्चों को वाकई जो है वो समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो भी आप कमेंट करके पूछ लें, अगर आपको समझ आ रही है तो आप काइंडली जो है वो एक मैसेज या एक जो है ना कमेंट छोड़ दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई जो है वो आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोग जो है वो सेटिस्फाई हैं, क्योंकि अगर कोई कमी बेशी होगी तो फिर हम जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे, बाकी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, आप जब चाहें जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिले मैं आपके क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।